नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में कन्हैया हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। एनआईए की 9 लोगों के यहां एनआईए की टीम ने 9 लोगों के यहां पर छापेमार कार्रवाई की। सभी 9 लोगों को पुलिस लाइन लेकर एनआईए की टीम आई है। उदयपुर अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई। 20 जून को निकाले गए जुलूस से संबंधित इनसे सवाल पूछे गए। एनआईए ने पूछताछ के बाद सभी सदस्यों को अब छोड़ दिया है। एनआईए ने सभी को आज जयपुर बुलाया था। क्या पूछा एनआईए ने, यह भी आपको बता देते हैं। कहां से जुलूस निकाला गया था, सबसे पहला सवाल एनआईए का यह था। फिर एनआईए ने पूछा कि जुलूस में कितने लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान विवादित नारे किसने लगाए थे। एनआईए ने आगे पूछा कि कलेक्ट्रेट पर कितनी देर तक प्रदर्शन हुआ और विवादित नारे पर पदाधिकारियों ने क्या कहा। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 9 लोगों के यहां छापेमारी, 9 लोगों से पूछताछ और सवाल एक के बाद एक कई, लेकिन सिर्फ जुलूस को लेकर। विष्णु, क्या रहा इस पूछताछ के दौरान? देखिए, कन्हैया हत्याकांड मामले में एनआईए ने 29 जून को एक मुकदमा दर्ज किया था। सबसे पहले चूंकि हत्याकांड के बाद पहले उदयपुर की धान मंडी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने जो मुकदमा 29 जून को दर्ज किया था, उसके बाद लगातार जो कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। तो इसी सिलसिले में एनआईए अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उसके अलावा एनआईए ने कल उदयपुर में 9 जगहों पर दबिश दी, छापेमारी की, जहां पर अंजुमन कमेटी से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, जिनमें एक मुजब जो कमेटी का सदर है मुजीब सिद्दीकी सहित करीब 5 से 6 लोगों के ठिकानों पर 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और उसके बाद में उनसे वहां पर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद देर शाम तक उनको छोड़ा गया और बताया जा रहा है कि उसके बाद एनआईए ने नोटिस देकर के इन सभी लोगों को आज जयपुर में पूछताछ के लिए सुबह 10 बजे आने का वक्त दिया था। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि शायद आज वे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक उनके यहाँ पहुंचने की जो पुष्टि कोई कर नहीं रहा है। कोई अलग उसमें चीजें हैं कि वे लोग आ गए हैं नहीं आगे। तो इसका सवाल जो है अभी तक एनआईए ने कोई जवाब इसका अभी तक कंफर्म नहीं किया है। लेकिन इनसे जो पूछताछ की जो कड़ी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 20 जून को लेकर के जुलूस से। यानी कि एनआईए अपनी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है वो इस हत्याकांड से पहले से कर रही है, जिसमें बताया गया कि उदयपुर में एक जुलूस निकाला गया था 20 जून को, जिसपे काफी संख्या में अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी थे। उसके अलावा जो मोहम्मद गौस, मोहम्मद रियाज अख्तारी वगैरह उस लोगों में शामिल हुए थे। तो ऐसे में वहीं पर ये जो नारे थे, तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। तो एनआईए का पहला सवाल इन लोगों से ये है कि ये प्रदर्शन जो था कहाँ निकाला गया, उदयपुर में कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। उसके अलावा जो भीड़ में मौजूद जिन लोगों ने नारे लगाए तो वे लोग कौन थे। तो ऐसे कई शुरुआती जो सवालों के जवाब है वो एनआईए इस पूरे मामले में जुटाने में लगी हुई है, ताकि हर कड़ी को जोड़ करके अंत में जो मुख्य आरोपी वहां तक पहुंचा जाएगा। और इस कड़ी से कड़ी जोड़ के हर एक आरोपी जो इस पूरे हत्याकांड में, इस कॉन्स्पिरेंसी को, साजिश को रचने में था, उकसाने में शामिल था, रैकी करने में शामिल था, हर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, पीछे जाए, यही पूछताछ एनआईए अब करेगी। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और एक और अपडेट आपको दे देते हैं। कन्हैया हत्याकांड पर एनआईए रिमांड पर आरोपी रियाज, फरहाद और 4 आरोपियों को अजमेर लाया गया, अजमेर जेल लाया गया। आरोपी मोहम्मद मोहसिन, वसीम, आसिफ मोहसिन को जेल भेज दिया गया है। आज सुबह 4 आरोपियों को अजमेर जेल भेजा गया। हाई सिक्योरिटी जेल है, देश में एकमात्र जेल इतनी हाई सिक्योरिटी जेल है अजमेर जेल, जहाँ इन्हें रखा गया है। सुरक्षा के बीच इन 4 आरोपियों को यहाँ लाया गया। रियाज, गौस और फरहाद को एनआईए ने रिमांड पर लिया है। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से फोनलाइन पर जुड़े हैं। रियाज, गौस और फरहाद को रिमांड पर लिया है एनआईए ने। पूछताछ में कहीं और खुलासे होने की संभावना? अभिजीत, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुख्य आरोपी हैं दोनों, जिनको घटनाक्रम के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उनसे लगातार और भी कई गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। लिहाजा उनका और जो है पुलिस कस्टडी कोर्ट से मिली है। जबकि जो शेष 4 आरोपी हैं, मोहसिन खान, वसीम अली, आरिफ हुसैन और मोहम्मद मोहसिन, इन चारों को कल एनआईए कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया था, जिसके बाद ये जयपुर सेंट्रल जेल में थे। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन्हें आज अल सुबह कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। चारों
अग्रिम आदेशों तक अब हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में रहेंगे, जहां पर जो अजमेर में दरगाह के बाहर से विवादित नारा दिया था गौहर चिश्ती जो फरार चल रहा है, उसके 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में है। सुमित, इसके अलावा जो सलमान चिश्ती हिस्ट्री शीटर दरगाह थाने का है, जिसने नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान जारी किया था, वीडियो जारी किया था, वो आरोपी भी हाई सिक्योरिटी जेल में है। तो उदयपुर हत्याकांड के बाद से जिस तरीके से विवादित नारों का उसके इर्द गिर्द पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसके तमाम आरोपी जो है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इस वक्त मौजूद है, सजा काट रहे हैं। जबकि जो बाकी 3 आरोपी हैं जिन्हें एनआईए ने पुलिस कस्टडी में लिया है, इनसे और डिटेल इंट्रोगेशन की जा रही है। उसके आधार पर कुछ और लोगों को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया, उनसे किस तरह से कभी जोड़कर आगे अनुसंधान किया जाएगा वो एक अलग विषय है। लेकिन अब फिलहाल जो तमाम आरोपी हैं, मामले की संवेदनशीलता और सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए उन्हें अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर जोधपुर से, सीआरपीएफ जवान सुसाइड मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चरी के बाहर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना स्थल से अब सर्किट हाउस परिजन पहुंच गए हैं। आज फिर अधिकारियों से बातचीत होगी। सांसद हनुमान बेनीवाल इनसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार इनके साथ मौजूद हैं और आज तीसरा दिन हो गया है, परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को इस जवान ने, सीआरपीएफ के जवान ने सुसाइड की थी और आज तीसरा दिन, लेकिन परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बात कुछ आगे बढ़ी क्योंकि तीसरा दिन है आज और अब तक ये लोग परिजन जवान की ये शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, बात करें तो सोमवार को आत्महत्या किए जाने के बाद जो मृतक जवान था उसके शव को जो है महात्मा गांधी अस्पताल में रखाया गया था, जिसके बाद 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो लगातार परिजनों ने जो धरना दिया है, जो शव इनकमिंग को। चलिए, चंद्रशेखर मेरे से हमारे साथ जुड़े, तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंची है परिजनों ने, लेकिन अपडेट आपको दे देते हैं। सीआरपीएफ जवान सुसाइड मामले में मोर्चरी में अब तक जवान का शव रखा है। परिजनों ने आज तीसरा दिन है, शव नहीं लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमीन अधिग्रहण का विरोध और तेज हो गया है। महाराजा कॉलेज की जमीन लेने का विरोध, जयपुर में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है। ये विरोध और तेज हो गया है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जयपुर में छात्र एकजुट हो गए हैं। महाराजा कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एनएसयूआई भी अब आंदोलन पर उतर आई है। एनएसयूआई के छात्र कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण मामला है ये और अब छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। आईपीडी टावर के लिए अधिग्रहण किया जा रहा था इस जमीन का। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। लवली, अब एनएसयूआई भी इन छात्रों के साथ आ गई है। एक एक कर छात्र संगठन सभी इस जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई, एबीवीपी और तमाम जो भी छोटे छात्र संगठन हैं वो तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वो लोग इस बात को लेकर के एकजुट हो रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जब इस आईपीडी टावर की प्लानिंग की तब उस समय इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि इस आईपीडी टावर के लिए जो है रास्ते के लिए जमीन की जरूरत होगी। ये तमाम प्लानिंग्स पहले क्यों नहीं की गई। अब ऐन वक्त पर जब आईपीडी टावर का काम शुरू हो गया तब ये इस बात की याद क्यों आई कि अब जो है आईपीडी टावर के रास्ते के लिए जमीन चाहिए होगी, ट्रांसफार्मर के लिए जमीन चाहिए होगी। इसी बात को लेकर के तमाम छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो लोग यही कह रहे हैं कि सरकार की जो टाउन प्लानिंग पॉलिसी है उसमें सालों की पहले की प्लानिंग जो है वो कर ली जाती है, लेकिन यहाँ आईपीडी टावर की प्लानिंग करने में इतनी जल्दबाजी की गई कि ना तो प्लानिंग सही तरीके से हो पाई। और अब जब जो महाराजा कॉलेज है, जो कि सबसे पुराना कॉलेज है राजस्थान का, जिसको ये कहा जाता है कि यहाँ से होनहार योद्धा जो है वो पढ़ लिख करके यहाँ से निकलते हैं, और आज उस कॉलेज में जैसे जैसे आबादी के साथ में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है तो वो वहां पर फैसिलिटी बढ़ाने की वजह सरकार वहां की जमीन लेना चाह रही है।
तो इसी बात का विरोध ये तमाम छात्र कर रहे हैं। और अब छात्र संघ चुनाव भी सर पर आ गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अगले महीने में शायद तारीखों का ऐलान भी इस महीने के अंत तक हो सकता है, अगले और दूसरे महीने में चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा एनएसयूआई को साथ लेना, क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस से निकला हुआ एक घटक दल है। कांग्रेस से के लिए छात्र संगठन ये लोग काम करते हैं, फिर युवा कांग्रेस में जाते हैं, जिस तरह से विद्यार्थी परिषद काम करती है, फिर बीजेपी में युवा मोर्चा में। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है दोनों ही संगठन की। खासतौर पर सरकार के लिए चुनौती बन गया अब ये मामला, इस पे करे तो करे क्या। इस पूरे मसले को लेकर के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कल विजिट किया था, लेकिन उस विजिट के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। और ये छात्र जो है उस विजिट के बाद से ही गुस्सा में है कि हमारी बात सुने बगैर मंत्री ने ये कैसे कह दिया कि काम तो होकर रहेगा। इसी बात को लेकर के तमाम छात्र विरोध कर रहे हैं, जेडीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ एनएसयूआई के जो वो है लीडर वो विरोध कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला कोई एक दो छात्रों का नहीं है, ये किसी एक छात्र संगठन का मसला नहीं है, ये छात्र हितों से जुड़ा हुआ मसला है। ये उन लोगों से जुड़ा हुआ मसला है जो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जो एजुकेशन के साथ हैं। हालांकि आश्वासन दिया गया सरकार की ओर से कि यहाँ पर सब कुछ उनकी मांगे मानी जाएगी, लेकिन शायद ये छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए और धरना लगातार जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। स्कूल में 9वें दिन भी तालाबंदी। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के ततारसर में 9वें दिन भी स्कूल बंद। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ रखा है। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं लोग, 9 दिन से धरना दे रहे हैं। शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। लिखित आदेश होने तक धरना जारी रखने का फैसला। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग इनकी, और इस मांग को लेकर 9वें दिन भी तालाबंदी स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ रखा है। 9 दिन से धरना यहां पर इन ग्रामीणों का चल रहा है। शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है हालांकि, लेकिन ये ग्रामीण यहां डटे हुए हैं, यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लिखित आदेश होने तक धरना जारी रखने का इन्होंने फैसला किया है। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। 9 दिन हो गए अशोक इन लोगों को धरना देते हुए, और आश्वासन मिला है, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि लिखित आश्वासन मिलेगा तभी हटेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण और विद्यार्थी बिल्कुल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनके हाथों में स्कूल के क्रमोन्नति के आदेश नहीं आ जाते तब तक वो अपना धरना और तालाबंदी जारी रखेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी समझाइश की गई कि क्रमोन्नति का प्रस्ताव बनाकर शिक्षा निदेशालय भिजवा दिया गया है और उसका अभी प्रोसीडिंग में है। उस प्रोसीडिंग में भी टेक्निकल और फिजिकल वेरिफिकेशन होने बाकी हैं और थोड़ा सा उसमें टाइम लगने का वक्त शिक्षा विभाग ने संभावना जताई है। तो ऐसे में न तो शिक्षा विभाग त्वरित रूप से स्कूल क्रमोन्नति का आदेश जारी कर पा रहा है और न ही ग्रामीण और विद्यार्थी अपनी जिद से पीछे हटे हुए हैं, और यही वजह है कि आज 9वें दिन भी स्कूल की तालाबंदी अपनी जगह जारी है और ग्रामीण और विद्यार्थियों का धरना भी अपनी जगह बदस्तूर जारी है। अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन अब इस तालाबंदी से नुकसान तो इन्हीं के इन छात्रों का ही है, इन्हीं के परिवार के बच्चों का है। बिल्कुल, ये अभिभावक ही हैं जो धरने में शामिल हैं और न केवल इसी गांव के बल्कि आसपास के गांव के जो अभिभावक हैं वो भी शामिल हैं। उनका कहना है कि स्कूल को अपग्रेड किए जाने से जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है बच्चों के द्वारा वो बच जाएगी और साथ ही साथ आसपास की जो ढाणी है उनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ सकेंगे। यहाँ तक कि जो जिन बच्चों ने यहाँ से 8वीं कक्षा पास कर ली है उन बच्चों ने भी अभी तक अपनी इस स्कूल से टीसी नहीं कटवाई है। का भी ये कहना है कि हम अपनी टीसी नहीं कटवाएंगे, यदि हमारी टीसी जबरन हमको पकड़ाई जाती है बिना स्कूल को क्रमोन्नत किए तो हम अपनी आगामी पढ़ाई को छोड़ देंगे और घर पर बैठ जाएंगे। जी, अब ये लोग जब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं, तो क्या किसी तरह की जिम्मेदारों के जरिए कोई कोशिश की गई समझाइश की इनके साथ? देखिए, पिछले 9 दिन के दौरान न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि शिक्षा विभाग के भी अधिकारी कई मर्तबा ग्रामीणों और विद्यार्थियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थियों का कहना है कि 1962 से संचालित हो रही ये स्कूल आज भी उसी स्तर पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, जबकि इसको बहुत पहले ही क्रमोन्नत हो जाना चाहिए था। तो ग्रामीण इस बार एक तरह से जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जब तक स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं होंगे तब तक हम अपना तालाबंदी और धरना जारी रखेंगे। उधर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बात न केवल शिक्षा निदेशालय तक बल्कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंचा दी गई है, लेकिन अब चूंकि शिक्षा निदेशालय के स्तर पर ये प्रस्ताव का फैसला होना बाकी है कि ये क्रमोन्नत होगा या नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ग्रामीण अपने तालाबंदी को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।
सेशन नया है और स्कूलों में तालेबंदी की घटनाएं आम। कहीं शिक्षकों की कमी के चलते तालाबंदी हो रही है तो कहीं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में स्कूल को क्रमोन्नत करने के बाद विद्यार्थियों को किसी और स्कूल में दाखिले के लिए दी जाने वाली टीसी को लेकर अजमेर जिले में आज एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया। जिले के सराधना गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंची और यहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर क्लार्क्स आमेर होटल तक द्रौपदी मुर्मू पर पुष्प वर्षा की गई, उनकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा की गई, उनका स्वागत किया। तमाम बीजेपी की नेता उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें अब एक रोड शो भी करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की बात करें, चाहे बीजेपी के तमाम नेताओं की जो आज द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे और ये तमाम महिलाएं भी देखिए, आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए पूरे रास्ते पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आए। और द्रौपदी मुर्मू ने भी कोशिश की, गाड़ी के अंदर से ही इनका अभिवादन स्वीकार किया द्रौपदी मुर्मू ने। और कई लोग ऐसे भी थे इस दौरान जो द्रौपदी मुर्मू के लिए तोहफे लेकर आए थे। उनके तोहफे द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचाए गए। गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए हम तो प्रदेश के आदिवासियों के लवली वधवा अध्यक्ष हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लवली, अब क्लार्क आमेर में द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, अब वहां से निकलकर क्या आगे कार्यक्रम? हमारी आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनने जा रही है। और लवली, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? कल भी टीवी पे बधाई दिया, शुभकामनाएं दी और आज भी शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं यहाँ, तो हमारे लिए बड़े। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लवली जुड़े हुए हमारे साथ। लवली, क्या जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक स्वागत सत्कार की जो परंपरा थी वो यहाँ पर हुई और करीब 25 से 30 मिनट तक जो बैठक थी द्रौपदी मुर्मू के साथ में, जो तमाम लोग थे उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आदर सत्कार के साथ में उनका स्वागत किया। राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि राजस्थान से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तमाम जो वो लोग जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो तमाम लोग कोशिश करेंगे, तमाम विधायकों को एकजुट करेंगे कि सभी लोग मिलकर के, जो निर्दलीय विधायक उनसे भी संपर्क करने की बात बीजेपी की ओर से कही गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का संबोधन था अंदर कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ये विश्वास दिलाया है कि राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी के पास मत है उसके अलावा भी मत दिलाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ से की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सत्कार का कार्यक्रम पूरा होने के बाद और लंच की व्यवस्था के बाद में वो अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। पहले उनका अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है अब उनका प्लेन जो है वापस दिल्ली जाएगा, क्योंकि उस इलाके के अंदर बाढ़ है और वहां पर तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं, तो वो अहमदाबाद नहीं जाकर के वापस दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। वहां पर वो एनडीए की एक बैठक के अंदर भाग ले सकती हैं, जो जानकारी अभी द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद सूत्रों के हवाले से मिली है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की यहाँ पर एकजुटता दिखाने की, बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं। वसुंधरा राजे से लेकर के सतीश पूनिया से लेकर के गुलाब चंद कटारिया से लेकर के तमाम लोग जो थे, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की द्रौपदी मुर्मू को कि हम लोग एक हैं। और ये मैसेज जब दिल्ली जाएगा तो ये बड़ा संदेश बनेगा राजस्थान के लिए, क्योंकि 2023 के चुनाव भी सर पर खड़े हैं। 23 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति का चुनाव है, तो बड़े महत्वपूर्ण दिन ये चल रहे हैं राजस्थान के लिहाज से। और राजस्थान में लगातार पॉलिटिकली घटनाक्रम जो है वो बढ़ता जा रहा है। रोजाना आपको नई नई राजनीतिक घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने हालांकि ऑफिशियली कोई मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन वो आदर सत्कार से खासा प्रभावित जो है वो नजर आ रही थी। उन्होंने पूरे भिन्न विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किया है, तो हमने लगभग 16-17 विषय पर
चर्चा की है और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। सर फिर एक चर्चा हो गई, वसुंधरा जी जिस सत्र में आने वाली थी फिर नहीं आई। अब ये तो वसुंधरा जी बता सकती है, मेरे पास जानकारी नहीं है उसकी। लेकिन उनका सत्र तो था सर। नहीं भैया, मैंने तो उस लिस्ट में तो नहीं पढ़ा है, बाकी क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जो मुझे लिस्ट 17 सत्रों की दी उस लिस्ट में नहीं था, इतना मैं कह सकता हूँ। कटारिया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, संबोधन देते हैं कि कार्यकाल अध्यक्ष का 3 साल का होता है, लेकिन 6 साल की कार्यविधि आप बना लोगे तो काम कैसे होगा? देखो मैं सोचने का इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास समय है उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम अधिक से अधिक काम कैसे कर सकें, इसका हमको लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। ये है। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों की नज़र से, और एक तस्वीर सीधी तस्वीर द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या चल रहा है लवली अभी? राष्ट्रपति की पहली, मैं भी लगभग 40-44 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। कई राष्ट्रपति के चुनाव मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो पिछले 3 चुनाव जो बीजेपी, अटल जी ने और इन लोगों ने वास्तव में एक ऐसे समाज को भी प्रतिनिधित्व देकर के देश का मान सम्मान दुनिया में उठाया कि भारत सबको साथ लेकर चलने का आदी है। तो AK अब्दुल कलाम आज़ाद का अटल जी ने चयन किया एक समय, एक मिसाइल मैन का, जो मान और सम्मान दिया उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता का। रामनाथ कोविंद जी को भी एक समाज के ऐसी वर्ग में से ला करके देश का राष्ट्रपति बनाया, और जिस प्रकार से उनका कार्यकाल गुजरा वो भी देश के लिए। और एक आदिवासी महिला को उसके काम को ध्यान में रखते हुए, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, और समाज के उस तबके को जिसको अब तक किसी ने छुआ ही नहीं, और 70 साल में किसी महिला को, केवल हमारे यहाँ की राज्यपाल रही हो, महिला के नाते जरूर बनी, पर किसी ट्राइबल महिला को इस सर्वोच्च स्थान पर देना, ये देश का मान दुनिया में भी बड़ा है। और हमारे यहाँ भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भले कितना ही गरीब और कितना ही पिछड़ा हूँ, लेकिन अगर मेरे में योग्यता और काबिलियत है तो इस हिंदुस्तान के आज की इस राष्ट्रीय दल में इस प्रकार का विचार है कि उनको तलाशने की कोशिश करते हैं। राजस्थान से कितने वोट मिलेंगे उनको, क्या उम्मीद? जितने हैं उससे ज़्यादा मिलेंगे, ये गिनती मैं बता दूँ। अन्य दलों से भी अपील करेंगे वैसे? निश्चित करेंगे। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।